हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ इन यूपीएससी। आज इस वीडियो में मैं पॉलिटी क्लास 11 एनसीईआरटी जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका थर्ड चैप्टर टाइटल्ड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इसका थर्ड पार्ट कवर करूँगा। सो बेसिकली इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला और दूसरा पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं थर्ड पार्ट कवर करूँगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट, मैं इन कंसेप्ट्स को बहुत सिंपल वर्ड्स में विद एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा सो दैट आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एट द सेम टाइम आई विल मेक श्योर कि जितना भी कंटेंट इस चैप्टर में आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो सकता है वो सब मैं कवर करूँ, सो नथिंग विल बी लेफ्ट आउट। और साथ में आपको हर वीडियो के साथ शॉर्ट नोट्स और एक्टिव रिकॉल के लिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करूँगा, सो यू डोंट हैव टू मेक नोट्स एज वेल। और एक्टिव रिकॉल मेथड विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिविजन, वो भी आप अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर सकोगे। ये एक्टिव रिकॉल मेथड कैसे यूज़ करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है टाइटल्ड RRR मेथड ऑफ रिविजन। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें और समझें कि ये मेथड कैसे यूज़ करना है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की डिसएडवांटेजेस बताई थी और ये भी बताया था कि इनमें से कुछ डिसएडवांटेजेस एड्रेस करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एड्रेस करता है एक मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम विच इज़ वेस्टेज ऑफ वोट्स। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मैंने आपको बताया कि जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वो इलेक्शंस जीतेगा, लेकिन जो कैंडिडेट इलेक्शन में सेकंड, थर्ड और फोर्थ आए हैं उनके वोट्स का क्या, उनको जितने वोट्स मिले लोगों से उसका तो कोई यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये कैंडिडेट्स लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सिर्फ जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं वही कैंडिडेट वोटर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस डिसएडवांटेज को एड्रेस करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और ये कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में दो मेन चीज़ें हैं। पहली तो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शंस फाइट करती हैं ना कि कैंडिडेट्स, और सीट्स भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलॉट होती हैं। जैसे कि 100 सीट्स हैं इन टोटल, 100 सीट्स हैं और 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो फाइट कर रही हैं इलेक्शन में फॉर दीज 100 सीट्स। तो ये 100 सीट्स इन 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिवाइड होंगी। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि ये सीट्स इन पार्टीज़ में कैसे डिवाइड होंगी। ये डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वोट्स दीज पार्टीज गेट। यानी कि अगर यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं टोटल 100 सीट्स पर या फिर 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर, और ये इलेक्शंस 4 पॉलिटिकल पार्टीज फाइट कर रही हैं, सपोज A, B, C और D। अब इलेक्शन में वोटिंग होती है और पार्टी A को 45% वोट्स मिलते हैं, पार्टी B को 30%, पार्टी C को 20% और पार्टी D को 5% वोट्स मिलते हैं। सो जो सीट्स का डिवीज़न होगा वो सेम रेशो में होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि पार्टी A को 100 में से 45 सीट्स मिलेंगी, पार्टी B को 30, C को 20 और D को 5। सो पार्टीज विल गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स दे गेट। दिस इज़ वाई द सिस्टम इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम में एक भी वोट वेस्ट नहीं जाता, बिकॉज अगर किसी पार्टी को 5% वोट्स मिले हैं जो कि सपोज सबसे कम वोट शेयर है सभी पार्टीज़ में से, फिर भी इस पार्टी को 5% ऑफ द टोटल सीट्स तो मिलेंगी। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जिस पार्टी को जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलेंगी। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि पार्टीज़ के कैंडिडेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस लड़ते हैं, वोटर्स कैंडिडेट्स को वोट्स देते हैं और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीतता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ती हैं, कैंडिडेट्स नहीं लड़ते। इलेक्शंस होते हैं और लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देते हैं एंड ऑन बेसिस ऑफ दीज वोट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट्स अलॉट होती हैं, और प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स अलॉटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी सेम एज अ प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स दैट पॉलिटिकल पार्टी गेट्स। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10% वोट शेयर मिला है, 10% ऑफ द टोटल वोट्स मिले हैं, तो उसको 10% सीट्स मिलेंगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। अब इलेक्शंस हुए और पार्टी A को 45% वोट्स मिले, यानी कि आउट ऑफ 145 सीट्स मिली इन इलेक्शंस में।
अब इन 45 सीट्स पर बैठेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव्स ही, राइट, यानी कि पार्टी ए नीड्स 45 पीपल और 45 कैंडिडेट्स जो इन 45 सीट्स पर बैठेंगे। अब ये कैंडिडेट्स कहाँ से आएंगे, पार्टी ए कहाँ से लेकर आएगी इन कैंडिडेट्स को, क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ पार्टीज फाइट कर रही हैं ना कि कैंडिडेट्स, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स इज एवरी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द वोटिंग फॉर इलेक्शन एक लिस्ट रिलीज़ करती है। ये लिस्ट होती है उसके कैंडिडेट्स की, या फिर आप ऐसा समझ लो कि ये लिस्ट उस पार्टी के कैंडिडेट्स का एक पूल है, और इस लिस्ट से पार्टी कैंडिडेट्स को सेलेक्ट या फिर नॉमिनेट करेगी आफ्टर इलेक्शंस, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी सीट्स मिली हैं उस पार्टी को। इस लिस्ट को बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। मैं आपको यही ABCD वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कल को यूपी में इलेक्शंस होते हैं और टोटल सीट्स हैं 100, और इन 100 सीट्स के लिए 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ A, B, C और D इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं। अब हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले एक लिस्ट निकालेगी जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। इस लिस्ट में उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स के नाम होंगे। फॉर एग्जांपल पार्टी ए ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट निकाली इलेक्शन से पहले, जिसमें पार्टी ए के 100 कैंडिडेट्स के नाम हैं। ऐसे ही पार्टी बी, सी और डी ने भी अपने अपने कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस लिस्ट निकाली इलेक्शन से पहले, और ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर सीट या फिर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। यानी कि कैंडिडेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलॉट नहीं होगी कि भाई पार्टी ए का ये कैंडिडेट लखनऊ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो रहा है, या फिर पार्टी बी का ये कैंडिडेट प्रयागराज की सीट से। बस इतना ही डिक्लेयर होगा कि किसी पर्टिकुलर सीट या फिर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ेंगी। दिस इज़ अनलाइक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जहाँ पे बिल्कुल क्लियरली पता होता है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। सो वोटर्स को बस ये पता है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्शंस में, और वोटर्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखकर वोट देंगे। अब वोटिंग हो गई और से सपोज 1000 वोट्स डले फॉर 100 सीट्स। पार्टी ए को इन 1000 में से मिले 450 वोट्स, पार्टी बी को मिले 300, पार्टी सी को मिले 200 और पार्टी डी को मिले 50 वोट्स। दैट मीन्स प्रपोर्शन ऑफ वोट्स पार्टी ए गेट्स इज 45%, बी के हुए 30%, सी के 20% और डी के हुए 5%। तो अब जो 100 सीट्स हैं उनका डिवीजन भी इसी प्रोपोर्शन में होगा बिटवीन द 4 पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी कि पार्टी ए को मिलेंगी 45% सीट्स, बी को मिलेंगी 30%, सी को 20% और डी को 5%। टोटल 100 सीट्स हैं, तो पार्टी ए को मिलेंगी 45 सीट्स, बी को 30 सीट्स, सी को 20 और डी को 5 सीट्स। अब सीट्स का डिवीजन हो गया बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स दे गॉट, ठीक है। सीट्स तो अलॉट होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन अब इन सीट्स पर उन पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा कैंडिडेट बैठेगा। भाई अगर पार्टी ए को 45 सीट्स अलॉट हुई हैं तो उन 45 सीट्स पर पार्टी ए के कौन से 45 कैंडिडेट्स होंगे। सीट्स तो जीत ली पार्टी ने, लेकिन अब इन सीट्स पर कैंडिडेट्स तो बिठाने पड़ेंगे, राइट। इसमें रोल आता है प्रेफरेंस लिस्ट का। अब जो पार्टी ए है वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट उठाएगी जो उसने डिक्लेयर करी थी इलेक्शन से पहले, और जिसमें पार्टी ए के कैंडिडेट्स की लिस्ट दी हुई है, यानी कि एक पूल है पार्टी ए के कैंडिडेट्स का। और इस लिस्ट में से पार्टी ए 45 कैंडिडेट्स नॉमिनेट करेगी फॉर 45 सीट्स, ठीक है। और ऐसे ही पार्टी बी 30 कैंडिडेट्स नॉमिनेट करेगी फ्रॉम इट्स ओन प्रेफरेंस लिस्ट। सो ऐसे ही हर पॉलिटिकल पार्टी को जितनी सीट्स मिली हैं उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो अलॉट करेगी फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव प्रेफरेंस लिस्ट। एक बार मैं सम अप कर देता हूँ। पीपल वोट फॉर पार्टीज एंड नॉट कैंडिडेट्स। Which candidate will fight for which constituency? This is not declared. Only 2 things are declared. First is which political parties are fighting from which constituencies or for which constituencies. And second is a preference list which every party declares before election, and in which every party mentions a list of nominees or candidates for the seats. The quota of seats a party gets is in proportion to the quota of votes given to it. And after election the party picks nominees from the list to fill quota of seats, ठीक है। So this is proportional representation system.
अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में दो वेरिएशंस हो सकती हैं। पहला तो ये कि पूरा कंट्री एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह ट्रीट किया जाए। जैसे कि इंडिया में लोकसभा की 543 सीट्स हैं, जिसके लिए इलेक्शंस होते हैं। अब इंडिया को लोकसभा इलेक्शंस के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ना डिवाइड करके पूरे देश को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी कंसिडर करें, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 543 सीट्स होंगी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट्स अलॉट होंगी वो होंगी इन प्रपोर्शन ऑफ द वोट्स दे गेट, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वेरिएशन वेयर द होल कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूंसी। ये वेरिएशन नेदरलैंड्स और इसराइल में फॉलो किया जाता है। सेकेंड वेरिएशन में कंट्री को कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही सीट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि 543 सीट्स को 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाए। दैट मीन्स समवेयर अराउंड 5 सीट्स पर कॉन्स्टिट्यूंसी अलॉटेड होंगी ऑन एन एवरेज। अब हर पार्टी एक प्रेफरेंस लिस्ट निकालेगी फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन how many seats are allotted to the constituency, and so this is the second variation, ठीक है। so therefore फर्स्ट वेरिएशन में पूरा कंट्री एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी होगा और पार्टीज एक ही प्रेफरेंस लिस्ट निकालेंगी। एंड इन सेकेंड वेरिएशन देयर विल बी मैनी कॉन्स्टिट्यूंसीज और पार्टीज हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक अलग प्रेफरेंस लिस्ट निकालेगी। जो सेकेंड वेरिएशन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का, ये फॉलो होता है अर्जेंटीना में और पोर्चुगल में, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है बिकॉज देर इज़ वन सीट अलॉटेड फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूंसी को मोर देन वन सीट भी अलॉट हो सकती है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पूरे कंट्री के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बना ली या फिर 543 सीट्स को 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया। अब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसका एक तो ये एडवांटेज है कि इसमें वोट्स वेस्ट नहीं जाते। किसी पार्टी को अगर सिर्फ 2% वोट्स मिले हैं तो उसे 2% सीट्स भी मिलेंगी। दिस इज़ अनलाइक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जहाँ जो कैंडिडेट्स हाईएस्ट वोट सिक्योर नहीं कर पाए उनके वोट्स का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उन कैंडिडेट्स को किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। और दूसरा एडवांटेज फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है कि स्मॉलर पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं जिनका वोट बैंक बहुत छोटा होता है, जिनको कम वोट्स मिलते हैं, उनके लिए इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट सीट्स इन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में उन्हें उनके वोट्स के प्रोपोर्शन में सीट्स मिलेंगी, ठीक है। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की डिसएडवांटेजेस भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले डिसएडवांटेज तो ये है कि दिस सिस्टम इज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर द वोटर टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि इसमें पूरा एरिया छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड होता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है और वोटर्स को कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके नाम वोटिंग से पहले पता होते हैं। सो इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू चूज़ कि भाई किसको वोट करना है। दूसरे डिसएडवांटेज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का ये है कि क्योंकि इस सिस्टम में वोट परसेंटेज के अकॉर्डिंग सीट्स मिलती हैं पार्टीज़ को, सो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट्स अलॉट हों। किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 0.1% वोट्स भी मिले हैं तो उसे 0.1% सीट्स मिलेंगी। सो इससे क्या होगा कि जो टोटल सीट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और इससे जो पॉसिबिलिटी है ऑफ वन पार्टी गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स सो एज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और इससे कोalition गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। और कोalition गवर्नमेंट्स कम स्टेबल होती हैं क्योंकि कल को कोई पार्टी जो कोalition का पार्ट है उसने कोalition लीव कर दिया, और अगर इससे कोalition की जो टोटल सीट्स हैं वो कम होगी मेजॉरिटी नंबर से, विच इज़ 1 more than 50% ऑफ द टोटल सीट्स। जैसे कि लोकसभा में 543 सीट्स पर इलेक्शन हो रहे हैं तो 543 का हाफ हुआ 272 + 1। सो दिस इज़ द नंबर विच इज़ रिक्वायर्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और अ कोalition टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और अगर कोalition में से एक पार्टी ब्रेक करती है और अगर इससे जो कोalition का सीट का नंबर है वो 272 से कम हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
system increases the possibility of coalition governments which are unstable in nature and thus this system can lead to unstable governments. और तो और coalition governments ना ही सिर्फ unstable होती हैं but they are weak in nature as well. स्ट्रॉन्ग डिसीजंस कोalition गवर्नमेंट्स के लिए लेना थोड़ा मुश्किल होता है और इसका रीज़न ये है कि कोalition गवर्नमेंट्स को कोई भी डिसीजन लेने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को जो उस कोalition का हिस्सा है उनको ऑन बोर्ड लेना होता है, क्योंकि अगर कोalition में किसी पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई डिसीजन लिया जाता है तो फिर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वो पार्टी कोalition को लीव कर देगी और इससे ये हो सकता है कि जो कोalition की जो टोटल सीट्स हैं वो मेजॉरिटी नंबर से कम हो जाए और इस केस में कोalition गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा. ठीक है. थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज़ दैट दिस सिस्टम कैन एनकरेज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बेसिस ऑफ फॉल्ट लाइन्स. क्योंकि इस सिस्टम में चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत कम वोट्स मिले हों लेकिन कुछ तो सीट्स मिलेंगी, भले ही 0.1% वोट्स मिले हों तो 0.1% सीट्स तो मिलेंगी. अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से से इशू क्या होगा कि कल को हर कम्युनिटी के लोग, हर कास्ट या फिर हर रिलीजन के लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि कुछ सीट्स तो मिलेंगी कम से कम, राइट. तो यहाँ से जो इंडियन सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या फिर रिलीजन वो एक्सपोज होंगी, वो और मजबूत हो जाएंगी. दिस इज़ अनलाइक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जहाँ पे अगर आपके पास सबसे ज़्यादा वोट्स नहीं हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आपको सीट नहीं मिलेगी. सो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम डिस्करेज करता है छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्रिएशन. ठीक है. अब इंडियन इलेक्शन सिस्टम में दोनों फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज़ होते हैं. जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो यूज़ होता है फॉर लोकसभा इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस. और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो यूज़ होता है इन 4 इलेक्शंस जो कि हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस. नाउ वाई फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज चोजन ओवर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन केस ऑफ लोकसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस एंड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस. पहला रीज़न तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ज़्यादा सिंपल है और इसलिए वोटर्स को इलेक्शन सिस्टम अंडरस्टैंड करने में इशू नहीं होगा. सेकेंड रीज़न ये है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट्स बनेंगी. अब ये तो मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से मल्टी पार्टी गवर्नमेंट या फिर कोalition गवर्नमेंट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट्स होती हैं. It is relatively easy to get majority for a single party in first past the post system because जो smaller parties होती हैं जिनके पास वोट्स बहुत कम होते हैं उनको सीट्स मिलने के चांसेस भी कम होते हैं. एंड दिस इज़ बिकॉज जिस कैंडिडेट के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होते हैं वही कैंडिडेट सीट जीतता है. सो देयर इज़ लेस चांस कि मेनी पॉलिटिकल पार्टीज गेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सीट्स. एंड ऊपर से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू बोनस सीट्स भी मिलती हैं लार्जेस्ट पार्टी को. जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं उसको यूजुअली उसको जो परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलती है वो कई ज़्यादा होती है उसके परसेंटेज ऑफ वोट से. जैसे कि कांग्रेस को 1984 के इलेक्शंस में 80% सीट्स मिली थी लोकसभा इलेक्शंस में, लेकिन सिर्फ 49% उसका वोट शेयर था. ठीक है. और इससे चांसेस बढ़ते हैं कि जो लार्जेस्ट पार्टी है वो अकेले ही मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ले ले या फिर जो मेजॉरिटी सीट्स का जो एक नंबर है विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट उस नंबर के बहुत क्लोज आ जाए. सो उसे कोalition गवर्नमेंट की नीड कम हो जाएगी या फिर लेस कॉम्प्लेक्स कोalition बनेगा विच मीन्स मोर स्टेबल गवर्नमेंट. थर्ड रीज़न हो गया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉल्ट लाइन्स के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना डिस्करेज करता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ज़्यादा चांसेस है कि कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ बने. इससे इंडियन सोसाइटी की जो यूनिटी है वो हार्म होगी. ठीक है. फोर्थ रीज़न ये है कि इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वोटर्स एग्जैक्टली नो कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी इन देयर कंस्टिट्यूएंसी. सो वोटर्स नो दैट विच कैंडिडेट विल बिकम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसी इफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी विंस इलेक्शंस. सो वोटर्स कैन वोट नॉट जस्ट for political parties but for candidates. Whereas in proportional representation system, exactly which candidate will represent which constituency if a party wins, this is not declared. बस एक list of candidates declared होता है before elections.
So voters don't have a clarity on which candidate will become their representative if a particular political party wins elections. और तो और कैंडिडेट्स की क्लैरिटी होने की वजह से people can hold not just the political party but also the candidates responsible and accountable for the affairs of the constituency. क्योंकि पीपल कैन से टू द विनिंग कैंडिडेट कि हमने तो आपको वोट दिया, आपको देखकर वोट दिया, नाउ यू आर द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी. और ऐसा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में वोटर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ तो वोटर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करते हैं, राइट. उन्हें तो पता नहीं होता कौन सा कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी पे बिठाएगी आफ्टर द इलेक्शंस, ठीक है. So these are the reasons why first past the post system was chosen over proportional representation system in case of Lok Sabha elections, state legislative assembly elections and local government elections. Now in case of India जो proportional representation system use होता है उसके साथ एक और system use होता है जिसको बोलते हैं single transferable vote system. So basically इंडिया में proportional representation with single transferable vote का system use होता है for elections of president, vice president, राज्य सभा and state legislative councils. अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, ये मैं आपको राज्यसभा के इलेक्शंस के प्रोसेस के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इसका एग्जांपल लेकर. देखो, राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए हर स्टेट को राज्यसभा की सीट्स का एक कोटा दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. यानी कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस स्टेट को ज़्यादा सीट्स मिलती हैं इन द राज्यसभा, ठीक है. अब फॉर इलेक्शन टू दीज सीट्स फॉर ईच स्टेट देयर विल बी वोटिंग एंड दिस वोटिंग इज़ डन बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. यानी कि जो राजस्थान को राज्यसभा की सीट्स मिली हैं उन सीट्स के इलेक्शन में राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स वोट करेंगे, ना कि जो जनरल पब्लिक है राजस्थान की, ठीक है. अब हर वोटर को सिंपली अपने कैंडिडेट को वोट नहीं देना, हर वोटर को एक प्रेफरेंस लिस्ट देनी है. इस प्रेफरेंस लिस्ट में वोटर कैंडिडेट्स को रैंक देगा अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंस. यानी कि अगर 10 कैंडिडेट्स हैं तो वोटर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में मेंशन करेगा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट ए को जाती है, सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट बी को जाती है एंड सो ऑन. अच्छा, इस सिस्टम में हर कैंडिडेट को एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर करने हैं टू गेट इलेक्टेड फॉर अ सीट टू राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट. अब वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे जो कि हर कैंडिडेट को सिक्योर करने हैं इन दिस इलेक्शन, इसका एक फार्मूला है विच इज़ दैट टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस 1, और ये डिवीजन होगा जो नंबर आएगा उसमें 1 और ऐड कर दो. यानी कि अगर 200 MLAs हैं राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में और राजस्थान के पास 4 राज्यसभा की सीट्स हैं, तो नंबर ऑफ वोटर्स तो हो गए 200 एंड नंबर ऑफ सीट्स होगी 4. सो मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स विल बी 200 अपॉन 4 प्लस 1 विच इज़ 200 अपॉन 5 विच इज़ 40, और इसमें 1 और ऐड कर दें तो 41, ठीक है. सो हर कैंडिडेट को 41 सीट्स चाहिए टू गेट इलेक्टेड फॉर द राज्यसभा सीट फ्रॉम राजस्थान. अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि हर वोटर एक प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें उसकी प्रेफरेंस लिखी होगी रिगार्डिंग कैंडिडेट्स. तो जब वोटर की काउंटिंग होगी, वोट्स की काउंटिंग होगी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट्स पहले काउंट होंगे. यानी कि हर वोटर की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको एज अ वोट कंसिडर करके उसको काउंट किया जाएगा. यानी कि अगर से सपोज 200 MLAs में से 50 MLAs ऐसे हैं जिन्होंने कैंडिडेट ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि कैंडिडेट ए को 50 वोट्स मिले हैं, ठीक है. अब इस काउंटिंग के बाद अगर हमें कोई 4 कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं जिनको 41 या फिर 41 से ज़्यादा वोट्स मिले, तो 41 एज आई टोल्ड यू इज़ द मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स विच अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर टू गेट इलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है. So अगर if we get any 4 candidates with 41 votes, then election is complete and these 4 candidates will represent Rajasthan in Rajya Sabha on the 4 seats, ठीक है. अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि 4 की जगह में 5 कैंडिडेट मिल जाएं जिन्होंने 41 का थ्रेशोल्ड क्रॉस किया?
वेल आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज 5 कैंडिडेट्स को 41 वोट्स मिलना मीन्स 205 वोट्स विच इज़ नॉट पॉसिबल एज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 200 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज़ 200, ठीक है। लेकिन ऐसा केस हो सकता है कि हमें सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स मिले जिन्होंने 41 का मार्क क्रॉस किया है। सो नाउ व्हाट, सीट्स तो 4 हैं, सो हमें 2 और कैंडिडेट्स चाहिए, राइट। सो अब क्या करेंगे कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट्स हमने काउंट किए थे, इसके अकॉर्डिंग जिस कैंडिडेट को लोएस्ट वोट्स मिले उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको कंपटीशन से बाहर निकाल देंगे। और इस एलिमिनेटेड कैंडिडेट को जितने भी वोटर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, उन वोट्स में जिस कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस मिली उसको वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं आपको एक बार एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज कैंडिडेट डी को 10 वोट्स मिले, यानी कि 10 वोटर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस मेंशन की थी टू कैंडिडेट डी। अब ऐसा सीन बन गया कि कैंडिडेट डी को जो ये 10 वोट्स मिले थे ये सबसे कम है, यानी कि बाकी सभी कैंडिडेट्स को 10 से ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो अब क्या होगा कि कैंडिडेट डी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा फ्रॉम द कंपटीशन, और जो 10 वोटर्स हैं जिन्होंने कैंडिडेट डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उनके वोट्स शिफ्ट हो जाएंगे टू द सेकंड प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट। यानी कि अगर किसी वोटर ने कैंडिडेट डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी और कैंडिडेट एक्स को सेकंड प्रेफरेंस दी थी, तो अब डी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसको सबसे कम वोट्स मिले। सो अब ये वाला वोट एक्स के पास चला जाएगा। सिमिलरली कोई और वोटर ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी और कैंडिडेट वाई को सेकंड प्रेफरेंस दी थी, तो अब ये वाला वोट वाई के पास चला जाएगा। ऐसे ही डी के सारे 10 वोट्स जाएंगे उन कैंडिडेट्स के पास जिन्होंने उन वोट्स में सेकंड प्रेफरेंस जिनको उन वोट्स में सेकंड प्रेफरेंस दी गई है। अब ये होने के बाद दोबारा काउंटिंग होगी और देखा जाएगा कि क्या हमें और कैंडिडेट्स मिले जिन्होंने 41 का मार्क क्रॉस किया। क्या हमें वो 4 कैंडिडेट्स मिल गए हैं जो इन 4 सीट्स को फिल करेंगे राज्यसभा की। सपोज़ हमें एक और कैंडिडेट मिल गया जिसने 41 का मार्क क्रॉस किया। सो अब ये भी इलेक्ट हो जाएगा। पहले 2 कैंडिडेट्स इलेक्ट हो चुके थे, अब एक और इलेक्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव 3 कैंडिडेट्स हु हैव क्रॉस्ड 41 वाला मार्क। अब हमें एक और कैंडिडेट चाहिए क्योंकि जो टोटल सीट्स हैं वो 4 हैं। सो अब फिर से वही चीज़ होगी। सो अब ये जो दोबारा काउंटिंग होगी इसमें जिस कैंडिडेट के पास लीस्ट वोट्स होंगे दैट कैंडिडेट विल बी एलिमिनेटेड, और उसके वोट्स में जो भी कैंडिडेट्स एज नेक्स्ट प्रेफरेंस मेंशन है उनको वोट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एंड देन अगेन काउंटिंग होगी एंड दिस विल गो ऑन टिल द टाइम वी हैव 4 कैंडिडेट्स हु हैव क्रॉस्ड 41 का मार्क because we have 4 seats to fill. So this is proportional representation system with single transferable vote method, and this method is used in elections of president, vice president, Rajya Sabha seats and state legislative council seats. ठीक है? So this was the explanation for you all. This is Siddharth signing off.